बाबर जन्म 15 फरवरी 1483, फरगना रियासत अब उज़्बेकिस्तान में, मृत्यु 26 दिसंबर 1530, आगरा, भारत सम्राट 1526-30 और का संस्थापक था। उत्तर प्रदेश का मुगल वंश भारत। बाबर, मंगोल विजेता का वंशज चंगेज खान और तुर्क विजेता का भी तैमूर तैमूर लंग एक साहसी सैन्य योद्धा, एक विशिष्ट सैनिक, एक प्रतिभाशाली कवि और डायरी लेखक होने के साथ साथ एक राजनेता भी था। प्रारंभिक वर्षों, बाबर मंगोल मूल के बरलास जनजाति से था, लेकिन जनजाति के अलग अलग सदस्य तुर्की क्षेत्रों में लंबे समय तक निवास के कारण भाषा और रीति रिवाजों में खुद को तुर्क मानते थे। इसलिए बाबर, जिसे मुगल कहा जाता है, ने अपना अधिकांश समर्थन तुर्कों से प्राप्त किया, और उसने जो साम्राज्य स्थापित किया वह चरित्र में तुर्की था। उसका परिवार चगताई कबीले का सदस्य बन गया था, जिस नाम से वे जाने जाते हैं। वह तैमूर से पुरुष उत्तराधिकार में 5वां और चंगेज खान से महिला वंश में 13वां था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा ने हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में फरगाना की छोटी सी रियासत पर शासन किया। चूंकि तुर्कों के बीच उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, इसलिए तैमूर द्वारा स्थापित राजवंश तैमूर के हर राजकुमार ने तैमूर के पूरे साम्राज्य पर शासन करना अपना अधिकार समझा। वे क्षेत्र बहुत बड़े थे, और इसलिए राजकुमारों के दावों के कारण अंतहीन युद्ध हुए। इसके अलावा तैमूर के राजकुमार खुद को पेशे से राजा मानते थे, उनका काम दूसरों पर शासन करना था, बिना ये देखे कि कोई विशेष क्षेत्र वास्तव में तैमूर के साम्राज्य का हिस्सा था या नहीं। बाबर के पिता ने, उस परंपरा के अनुसार, अपना जीवन तैमूर की पुरानी राजधानी को पुनः प्राप्त करने की कोशिश में बिताया। समरकंद अब उज़्बेकिस्तान में, और बाबर ने उनके पदचिन्हों पर चलना शुरू किया। उस राजवंशीय युद्ध में सफल होने के लिए आवश्यक गुण थे वफादारी और भक्ति को प्रेरित करने की क्षमता, पारिवारिक झगड़ों के कारण अक्सर होने वाले अशांत गुटों का प्रबंधन करना और व्यापारिक और कृषि वर्गों से राजस्व प्राप्त करना। बाबर ने अंततः इन सभी में महारत हासिल कर ली, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली सेनापति भी था। राजा और सम्राट भाग 3 प्रश्नोत्तरी। 10 वर्षों 1494-1504 तक बाबर ने समरकंद को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और 2 बार संक्षिप्त रूप से उस पर कब्जा किया, 1497 और 1501 में। मुहम्मद शायबानी खान, चंगेज खान के वंशज और जक्सार्ट नदी सिर दरिया का प्राचीन नाम के पार उज्बेक्स के शासक थे। उनका प्रतिद्वंद्वी उनके सबसे करीबी रिश्तेदारों से भी अधिक शक्तिशाली था। 1501 में बाबर को सरे पोल में निर्णायक रूप से पराजित किया गया और 3 वर्षों के भीतर उसने समरकंद और फरगाना की अपनी रियासत दोनों को खो दिया। हालांकि उस समय आकर्षक गुणों और मजबूत नेतृत्व क्षमताओं वाले राजकुमार की हमेशा उम्मीद थी। 1504 में बाबर ने अपने निजी अनुयायियों के साथ काबुल, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और सभी विद्रोहों और षड्यंत्रों के खिलाफ खुद को वहां बनाए रखा। समरकंद 1511-12 पर उनके अंतिम असफल प्रयास ने उन्हें एक निरर्थक खोज को छोड़ने और कहीं और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जब बाबर ने 1519 में भारत पर अपना पहला आक्रमण किया, तो पंजाब क्षेत्र, जो अब भारतीय राज्य और पाकिस्तानी प्रांत के बीच विभाजित है, सुल्तान के प्रभुत्व का हिस्सा था। इब्राहिम लोदी दिल्ली, लेकिन राज्यपाल दौलत खान लोदी इब्राहिम द्वारा उसके अधिकार को कम करने के प्रयासों से नाराज थे। 1524 तक बाबर ने पंजाब पर 3 बार और आक्रमण किया था, लेकिन वह पंजाब और दिल्ली की राजनीति के पेचीदा रास्ते को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाया कि वह अपनी पकड़ मजबूत कर सके। फिर भी यह स्पष्ट था कि दिल्ली सल्तनत में विवाद चल रहा था और उसे उखाड़ फेंका जा सकता था। वहां बड़े पैमाने पर हमला करने के बाद बाबर को अपने काबुल राज्य पर उज़्बेक हमले के कारण वापस बुला लिया गया, लेकिन इब्राहिम के चाचा आलम खान और दौलत खान की मदद के लिए संयुक्त अनुरोध ने बाबर को अपना 5वां और पहला सफल हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रमुख सफलताएं भारत में विजय। बाबर की मस्जिद। बाबर की मस्जिद, पानीपत, उत्तर पश्चिमी भारत। नवंबर 1525 में बाबर की मुलाकात इब्राहिम से हुई।
21 अप्रैल 1526 को दिल्ली से 50 मील 80 किलोमीटर उत्तर में पानीपत में बाबर की सेना की संख्या 12,000 से अधिक नहीं थी, लेकिन वे अनुभवी अनुयायी थे, घुड़सवार सेना की रणनीति में निपुण थे और उन्हें ओटोमन तुर्कों से प्राप्त नई तोपों से सहायता मिली थी। इब्राहिम की सेना के बारे में कहा जाता है कि उसकी संख्या 100,000 थी और उसके पास 100 हाथी थे, लेकिन इसकी रणनीति पुरानी थी और यह असहमतिपूर्ण थी। बाबर ने आग के नीचे ठंडे दिमाग से तोपखाने के इस्तेमाल और एक विभाजित, निराश दुश्मन पर प्रभावी तुर्की चालबाजी रणनीति से लड़ाई जीत ली। इब्राहिम युद्ध में मारा गया। अपनी सामान्य गति से बाबर ने 3 दिन बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 4 मई को आगरा पहुंचा। वहां उसका पहला काम एक बगीचा बनाना था, जिसे अब आगरा के नाम से जाना जाता है। राम बाग, यमुना नदी के किनारे। उस समय वह शानदार सफलता समरकंद पर उनके पिछले हमलों से बहुत अलग नहीं लग रही होगी। उनकी छोटी सेना, जो दमनकारी मौसम से बोझिल थी और काबुल में अपने बेस से 800 मील 1300 किलोमीटर दूर थी, शक्तिशाली दुश्मनों से घिरी हुई थी। गंगा नदी घाटी में पूरी तरह से उग्रवादी अफगान सरदार थे, जो अव्यवस्थित थे, लेकिन उनके पास एक दुर्जेय सैन्य क्षमता थी। दक्षिण में मालवा और गुजरात के राज्य थे, दोनों के पास व्यापक संसाधन थे, जबकि राजस्थान में मेवाड़ उदयपुर के राणा सांगा एक शक्तिशाली संघ के प्रमुख थे जो उत्तर भारत में संपूर्ण मुस्लिम स्थिति के लिए खतरा थे। बाबर की पहली समस्या ये थी कि उसके अपने अनुयायी गर्मी से पीड़ित और शत्रुतापूर्ण परिवेश से निराश होकर तैमूर की तरह घर लौटना चाहते थे। अपने संस्मरणों में स्पष्ट रूप से वर्णित धमकियों, निंदाओं, वादों और अपीलों का उपयोग करके बाबर ने उन्हें विचलित कर दिया। फिर उसने राणा सांगा से निपटा, जिसने, जब पाया कि बाबर अपने तुर्की पूर्वज की तरह पीछे नहीं हट रहा है, तो अनुमानतः 100,000 घोड़ों और 500 हाथियों के साथ आगे बढ़ा। अधिकांश पड़ोसी गढ़ों पर अभी भी उसके दुश्मनों का कब्जा था, बाबर लगभग गिर चुका था। उसने शराब का त्याग करके, शराब के बर्तनों को तोड़कर और शराब को एक कुएं में डालकर ईश्वरीय कृपा मांगी। उसके अनुयायियों ने उस कृत्य और उसके प्रेरक उपदेशों दोनों का जवाब दिया और अपनी जमीन पर डटे रहे। 16 मार्च 1527 को आगरा से 37 मील 60 किलोमीटर पश्चिम में खानुआ पर हमला किया गया। बाबर ने अपनी पारंपरिक रणनीति का इस्तेमाल किया, अपने केंद्र के लिए गाड़ियों की एक बाधा, तोपखाने और घुड़सवार सेना के हमलों के लिए अंतराल, और पंखों पर घुड़सवार सेना के हमले। तोपखाने ने हाथियों को भगा दिया और पार्श्व हमलों ने राजपूतों, शासक योद्धा जाति को भ्रमित कर दिया, जो 10 घंटे के बाद टूट गए, फिर कभी किसी एक नेता के नेतृत्व में इकट्ठा नहीं हुए। ब्रिटानिका प्रीमियम सदस्यता प्राप्त करें और अनन्य सामग्री तक पहुंच प्राप्त करें। अब सदस्यता लें। बाबर को अब पूर्व की ओर विद्रोही अफगानों से निपटना था, जिन्होंने राणा सांगा का सामना करते हुए लखनऊ पर कब्जा कर लिया था। अन्य अफगान सुल्तान इब्राहिम के भाई के साथ एकजुट हो गए थे। महमूद लोदी ने बिहार पर कब्जा कर लिया था। राजपूत सरदार भी अभी भी उसे चुनौती दे रहे थे, मुख्य रूप से चंदेरी का शासक। जनवरी 1528 में उस किले पर कब्जा करने के बाद बाबर पूर्व की ओर मुड़ गया। गंगा पार करके उसने लखनऊ के अफगान बंदी को बंगाल में खदेड़ दिया। फिर उसने महमूद लोदी पर हमला किया, जिसकी सेना बाबर की तीसरी महान जीत में बिखर गई थी, जो कि बाबर की तीसरी महान जीत थी। 6 मई 1529 को घाघरा नदी पर, जहां यह नदी गंगा से मिलती है, तोपखाने ने फिर से निर्णायक भूमिका निभाई, जिसमें नौकाओं के कुशल संचालन से मदद मिली। मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर का राज्य अब कंधार से लेकर बंगाल की सीमाओं तक सुरक्षित था, जिसकी दक्षिणी सीमा राजपूत रेगिस्तान और रणथंभौर, ग्वालियर और चंदेरी के किलों से चिन्हित थी। हालांकि उस विशाल क्षेत्र में कोई सुस्थापित प्रशासन नहीं था, केवल झगड़ते सरदारों का एक समूह था। एक साम्राज्य हासिल किया जा चुका था, लेकिन अभी भी उसे शांत और संगठित करना था। इस प्रकार यह एक अनिश्चित विरासत थी जिसे बाबर ने अपने बेटे को सौंप दिया। हुमायूं 1530 में जब हुमायूं गंभीर रूप से बीमार हो गया, तो कहा जाता है कि बाबर ने हुमायूं के बदले में खुदा को अपनी जान देने की पेशकश की,
और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बिस्तर के साथ चक्कर लगाए। हुमायूं ठीक हो गया और बाबर की सेहत गिरती चली गई और उसी साल बाबर की मृत्यु हो गई। परंपरा। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, भले ही साम्राज्य को मजबूत करने का काम उसके पोते अकबर ने किया था। इसके अलावा बाबर ने चुंबकीय नेतृत्व प्रदान किया जिसने अगली 2 पीढ़ियों को प्रेरित किया। बाबर एक प्रतिभाशाली सैन्य साहसी और एक साम्राज्य निर्माता था, जिसका व्यक्तित्व आकर्षक था। वो एक प्रतिभाशाली तुर्की कवि भी था, जिसने उसे उसके राजनीतिक करियर के अलावा भी एक अलग पहचान दिलाई होगी। साथ ही वह प्रकृति का प्रेमी भी था, जिसने जहां भी जाता था वहां बगीचे बनवाए और मौजमस्ती करके खूबसूरत जगहों को और भी खूबसूरत बना दिया। अंत में उसके गद्य संस्मरण बाबरनामे एक प्रसिद्ध आत्मकथा बन गई है। अकबर के शासनकाल 1589 में इनका तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया, 2 खंडों में इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इन्हें पहली बार 1921-22 में प्रकाशित किया गया। वे अपने युग के लिए असामान्य रूप से उदार, सुसंस्कृत और मजाकिया, साहसिक भावना और अप्राकृतिक सुंदरता के लिए एक गहरी नजर वाले शासक का चित्रण करते हैं। 1519 से 1526 ई तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में घग्गर जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। बाबर ने भारत में सबसे पहले क्या बनवाया था? आइए जानते हैं कि बाबर ने भारत में क्या और कब बनवाया था। इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में बाबर में पहला स्मारक बनवाया था। दिलचस्प है कि बाबर ने अपना पहला स्मारक न तो आगरा में और न ही दिल्ली बनवाया। बाबर ने पहला स्मारक पानीपत में जीतने के बाद काबुली बाग मस्जिद बनवाया था। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 ई में काबुल तथा 1507 ई में कंधार को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की। 1519 से 1526 ई तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर को अब पूर्व की ओर विद्रोही अफगानों से निपटना था, जिन्होंने राणा सांगा का सामना करते हुए लखनऊ पर कब्जा कर लिया था। अन्य अफगान सुल्तान इब्राहिम के भाई के साथ एकजुट हो गए थे। महमूद लोदी ने बिहार पर कब्जा कर लिया था। राजपूत सरदार भी अभी भी उसे चुनौती दे रहे थे, मुख्य रूप से चंदेरी का शासक। जनवरी 1528 में उस किले पर कब्जा करने के बाद बाबर पूर्व की ओर मुड़ गया। गंगा पार करके उसने लखनऊ के अफगान बंदी को बंगाल में खदेड़ दिया। फिर उसने महमूद लोदी पर हमला किया, जिसकी सेना बाबर की तीसरी महान जीत में बिखर गई थी, जो कि बाबर की तीसरी महान जीत थी। 6 मई 1529 को घाघरा नदी पर, जहां यह नदी गंगा से मिलती है, तोपखाने ने फिर से निर्णायक भूमिका निभाई, जिसमें नौकाओं के कुशल संचालन से मदद मिली। मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर का राज्य अब कंधार से लेकर बंगाल की सीमाओं तक सुरक्षित था, जिसकी दक्षिणी सीमा राजपूत रेगिस्तान और रणथंभौर, ग्वालियर और चंदेरी के किलों से चिन्हित थी। हालांकि उस विशाल क्षेत्र में कोई सुस्थापित प्रशासन नहीं था, केवल झगड़ते सरदारों का एक समूह था। एक साम्राज्य हासिल किया जा चुका था, लेकिन अभी भी उसे शांत और संगठित करना था। इस प्रकार यह एक अनिश्चित विरासत थी जिसे बाबर ने अपने बेटे को सौंप दिया। हुमायूं। 1530 में जब हुमायूं गंभीर रूप से बीमार हो गया, तो कहा जाता है कि बाबर ने हुमायूं के बदले में खुदा को अपनी जान देने की पेशकश की और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बिस्तर के साथ चक्कर लगाए। हुमायूं ठीक हो गया और बाबर की सेहत गिरती चली गई और उसी साल बाबर की मौत हो गई। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, भले ही साम्राज्य को मजबूत करने का काम उसके पोते अकबर ने किया था। इसके अलावा बाबर ने चुंबकीय नेतृत्व प्रदान किया, जिसने अगली 2 पीढ़ियों को प्रेरित किया। बाबर एक प्रतिभाशाली सैन्य साहसी और एक साम्राज्य निर्माता था, जिसका व्यक्तित्व आकर्षक था।
वो एक प्रतिभाशाली तुर्की कवि भी था, जिसने उसे उसके राजनीतिक करियर के अलावा भी एक अलग पहचान दिलाई होगी। साथ ही वह प्रकृति का प्रेमी भी था, जिसने जहां भी जाता था वहां बगीचे बनवाए और मौज मस्ती करके खूबसूरत जगहों को और भी खूबसूरत बना दिया। अंत में उसके गद्य संस्मरण बाबरनामे एक प्रसिद्ध आत्मकथा बन गई है। अकबर के शासनकाल 1589 में इनका तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया, 2 खंडों में इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इन्हें पहली बार 1921-22 में प्रकाशित किया गया। वे अपने युग के लिए असामान्य रूप से उदार, सुसंस्कृत और मजाकिया, साहसिक भावना और अप्राकृतिक सुंदरता के लिए एक गहरी नजर वाले शासक का चित्रण करते हैं। 1506-08 की अवधि में बाबर ने 4 महिलाओं से शादी की। महम बेगम 1506 में, मासूमा सुल्तान बेगम, गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम। बाबर की माहम बेगम से 4 संतानें थीं, जिनमें से केवल एक ही जीवित बची थी। बाबर के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य कौन से हैं? इससे जुड़ी सभी 35 जोड़ छांटें। सुझाया गया। दिवाकर कुमार सिंह, JLN कॉलेज से B.Sc फिजिक्स 2024 में स्नातक। लेखक ने 91 जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 3.9 लाख बार देखा गया है, अपडेट किया गया। 2 वर्ष। सबसे पहले जवाब दिया गया, बाबर के बारे में कुछ अज्ञात रोचक तथ्य क्या हैं? 1. माना जाता है कि बाबर को भारत का भोजन भी अच्छा नहीं लगा था। यहाँ गर्मी थी और खजूर भी नहीं मिलते थे। उसे खरबूजे भी बहुत पसंद थे। एक बार युद्ध की तैयारी में था, माहौल गर्म था। ऐसे में किसी ने उसे खाने के लिए खरबूजा दिया, वे रोने लगा। उसने भारत में खरबूजे की खेती कराई। 2. कहते हैं कि एक बार हुमायूं बीमार हो गया और उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। ऐसे में बाबर ने इबादत के लिए हाथ ऊपर उठाए और कहा कि चाहे उसकी जान चली जाए लेकिन हुमायूं की जान बच जाए। थोड़े दिन में हुमायूं ठीक हो गया, लेकिन बाबर बीमार हो गया और फिर उसकी मौत मात्र 47 साल की उम्र में हो गई। 3. कहते तो ये भी हैं कि दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा, ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। उसे इब्राहिम लोदी को हराने के बाद चले जाना था, लेकिन समरकंद का हाथ से निकलना और भारत की संपत्ति ने उसे यहाँ फिर से आक्रमण करने को प्रेरित किया। 4. पानीपत की पहली जीत के बाद बाबर ने वहां मस्जिद बनवाई, जो अभी भी वहां मौजूद है। कहते हैं कि बाबर पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अब्दुल रहीम खानखाना ने बाद में इसका उर्दू में अनुवाद किया। 5. बाबर 20 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को कत्ल कर आगरा की गद्दी पर बैठा था और 27 अप्रैल 1526 को उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जहां भी उसकी सेना पहुंची, स्थानीय जनता ने अपने घरों को आग लगा दी और कुओं में जहर डाल दिया।